गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 7 भारत में कृषि का विकास इसके आगे का पढ़ेंगे। इस अध्याय में हम आज़ादी के बाद अब तक की कृषि के क्षेत्र में क्या क्या बदलाव आया है और उसके लिए सरकार ने कौन कौन सी नई योजनाएं लागू की थी उसके बारे में हम पढ़ रहे थे। भारत में जो थी जमींदारी प्रथा था उसका अंत हुआ, किसानों का विकास किस प्रकार से हुआ, इस पाठ के अंतर्गत हम पढ़ रहे थे। तो आगे देखते हैं। हम हरित क्रांति के घटक के बारे में पढ़ चुके थे। हरित क्रांति कहाँ फैली, अब इसे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु के कुछ जिलों में सघन जिला कृषि कार्यक्रम के नाम से लागू की गई। उन्नत बीजों के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है और जिन क्षेत्रों में पहले से ही सिंचाई होती थी उन्हीं जिलों का चयन इस कार्यक्रम के लिए किया गया। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नए किस्म का गेहूं पैदा किया जाता था, जबकि तमिलनाडु में चावल पैदा किया जाता था। कुछ वर्षों बाद कृषि की नई तकनीक देश के अन्य भागों में फैल गई। छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति है। छत्तीसगढ़ में हरित क्रांति सन 1966 में जिला सघन कृषि कार्यक्रम के माध्यम से शुरू हुई। इसके लिए रायपुर जिले का चयन किया गया। इस योजना के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय में अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई, जहां कई प्रजातियों के उन्नत बीज तैयार किए गए। उन्नत किस्म के बीज, खाद, कीटनाशक दवाओं के लिए सरकार द्वारा अनुदान की व्यवस्था की गई। सिंचाई के लिए नलकूप खनन तथा सिंचाई परियोजना को प्राथमिकता दी गई। इसी उद्देश्य से राज्य के कोटार बांध तथा पंडित रविशंकर जलाशय का निर्माण किया गया। सरकारी संस्थाओं की स्थापना कर आसान किस्तों पर कृषि ऋण उपलब्ध कराया गया। इससे किसानों के पास संसाधनों की वृद्धि हुई ताकि उन्हें जमींदार व साहूकार के उनके पास जाना न पड़े। इसके बाद में आया हरित क्रांति का प्रभाव। हरित क्रांति के घटक थे, फिर हरित क्रांति कहाँ कहाँ फैली, हरित क्रांति का कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे देखते हैं। सबसे पहले पैदावार में बढ़ोतरी। पैदावार में बढ़ोतरी होने से किसानों को क्या लाभ हुआ? देश के बड़े हिस्से में और नई फसलों में उन्नत बीज के फैलाव से फसल की जो पैदावार है उसमें महत्वपूर्ण बढ़ोतरी हुई। हम अनाज के मामले में स्वावलंबी हो गए। पैदावार बढ़ने से अब दूसरे देशों से अनाज मंगवाने की ज़रूरत नहीं रही। सरकार के पास में अनाज का बहुत बड़ा भंडार हो गया और अनाज की कमी होने पर उसका उपयोग किया जा सकता है। सन 1967 में सरकार के पास कुल 19 लाख टन अनाज का भंडार था। ठीक है, उसके बाद देखिए समर्थन मूल्य। समर्थन मूल्य क्या था? किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने का फैसला किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर किसानों को, इसके बाद देखते हैं समर्थन मूल्य एवं अनाज का भंडारण। किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार ने समर्थन मूल्य तय करने का फैसला किया। न्यूनतम समर्थन मूल्य वह कीमत है जिस पर सरकार किसानों को उपज को खरीदती है। सरकार इस तरह समर्थन मूल्य तय करती है जिससे किसानों को उपज की लागत मिल सके और कुछ लाभ भी हो सके। समर्थन मूल्य के कारण किसान व्यापारियों को कम कीमत पर अनाज बेचने के लिए बाध्य नहीं होते। भारत सरकार ने किसानों से अनाज खरीदने और उसका भंडारण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम का गठन किया। यह अनाज का भंडार रखता है और राशन दुकानों और अन्य सरकारी योजनाओं जैसे स्कूलों में मध्याह्न भोजन,
उचित मूल्य की दुकान को अनाज देता है। ठीक है, अब इसके आगे देखते हैं। कृषि उत्पादन में वृद्धि का किसानों की आमदनी पर प्रभाव। जैसे जैसे अनाज की पैदावार बढ़ी, किसानों को सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य के कारण अनाज की बेहतर कीमत मिलने लगी और उनकी आमदनी बढ़ने लगी। कई बड़े किसान खेती के लिए ट्रैक्टर जैसे मशीन खरीदने लगे। इसके लिए विभिन्न बैंकों से उन्हें कर्ज भी लिया। पानी, बिजली, खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं के प्रयोग से अब किसानों द्वारा एक से अधिक फसल जो है ली जाने लगी। किसान अब परंपरागत अनाजों की खेती से हटकर व्यावसायिक फसलों का भी उत्पादन करने लगे। व्यावसायिक फसलों मतलब कि जो व्यवसाय में जिनका उपयोग होता है, जिससे नगद प्राप्ति होती है ना, मतलब उसको सीधे बेच करके सीधे उससे नगद पैसे मिलते हैं, वैसी फसलों का उत्पादन करने लगे। इसमें गन्ना, कपास, मूंगफली, साग सब्जियां, फल फूल, मशरूम और औषधि की खेती में निरंतर वृद्धि होने लगी। इसके बाद देखिए, छोटे किसानों को बड़े किसानों की तुलना में कम फायदा हुआ। पानी, बिजली, बीज, खाद और कीटनाशक की लागत उनकी कमाई की तुलना में अधिक थी। अतः छोटे किसानों का कर्जदार होना साधारण बात हो गई। जीने के लिए छोटे किसानों को दूसरे के खेतों में मजदूरों के रूप में काम करना पड़ता था। आजकल भारत के ज़्यादातर गांवों में छोटे किसान और खेतीहर मजदूर के परिवारों के सामने यह समस्या है कि उन्हें साल भर के लिए काम नहीं मिलता है ना। इसके बाद आया पर्यावरण पर असर। अब हरित क्रांति आया, तो हरित क्रांति के जब कुछ अच्छे प्रभाव हुए तो उसका पर्यावरण पर भी असर हुआ। पर्यावरण पर क्या असर हुआ इसे देखिए। पर्यावरण पर असर। हरित क्रांति से पर्यावरण में कई तरह के असंतुलन पैदा हुए। हरित क्रांति पहले पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में लागू हुई थी। इन राज्यों में बहुत से किसान धान और गेहूं की उन्नत खेती करने लगे, जिसके लिए बहुत सिंचाई की जरूरत होती थी। इनका दुष्प्रभाव स्वास्थ्य, जलवायु, जलीय जीव जंतु पर भी देखने को मिला। आगे देखते हैं। पर्यावरण में असर के अंतर्गत सबसे पहले आया पानी की समस्या। पर्यावरण का असर हुआ, पर्यावरण पर हरित क्रांति का जो असर हुआ था उसमें सबसे पहले आता है पानी की समस्या। सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप है, जिसमें भूजल का उपयोग किया जाता है। जैसे जैसे कई सालों में नलकूपों की संख्या बढ़ी, वैसे वैसे भूजल का स्तर तेजी से गिरा है। भूजल का स्तर जब तक वैसे ही बना रह सकता है जब उपयोग के लिए किए गए भूजल की मात्रा उसके पुनर्भरण के बराबर होती है। भूजल का पुनर्भरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो हर साल बारिश, नहरों, नालों और नदियों से होता रहता है। इस विषय पर आपने कक्षा 7वीं में विस्तार से अध्ययन किया है। इन स्रोतों से पानी मिट्टी के कई किस्म की परतों से होकर धीरे धीरे रिसता है और भूजल के रूप में इकट्ठा होता रहता है। समस्या तब पैदा होती है जब नलकूपों आदि के द्वारा उपयोग किए जाने वाले भूजल का उपयोग पुनर्भरण से ज़्यादा होने लगता है। दूसरे शब्दों में, जितना पानी भूजल के रूप में संग्रह होता है उससे ज़्यादा पानी का उपयोग होता है। इससे भूजल का स्तर उस क्षेत्र में नीचे चला जाता है। भूजल स्तर के नीचे जाने का मतलब यह है कि भविष्य में उस क्षेत्र में पानी की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। एक तरफ पंजाब जैसे क्षेत्र में पानी का अत्यधिक दोहन हुआ और दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में सिंचाई का अभाव है। यहाँ दो फसलें ले पाने की संभावनाओं को बढ़ाया जा सकता है। पंजाब के अनुभव को देखते हुए ये ख्याल रखना जरूरी होगा कि हम छत्तीसगढ़ के लिए ऐसी योजनाएं बनाएं जो पर्यावरण को सुरक्षा करे। छत्तीसगढ़ के पठारी एवं पठारी क्षेत्रों में कुएं, नलकूप, लिफ्ट इरिगेशन यानी कि नदी नालों से पानी को उठाकर खेत तक लाना और छोटे तालाब का अधिक उपयोग कर जल को संरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद में दूसरा प्रभाव हरित क्रांति का देखिए, मिट्टी के उपजाऊपन में कमी। मिट्टी के उपजाऊपन में क्यों कमी आई देखिए। मिट्टी में रासायनिक खाद की मात्रा ज़्यादा हो जाने के कारण
मिट्टी के सूक्ष्म जैविक तत्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो क्या हो गए, नष्ट हो जाते हैं और उन पोषक तत्वों को नष्ट कर देते हैं जो मिट्टी के उपजाऊपन के लिए आवश्यक है। वैज्ञानिक अदूरदर्शिता और उर्वरकों का असंतुलन उपयोग से मिट्टी के कुल उपजाऊपन में कमी आ जाती है। प्राकृतिक उपजाऊपन कम हो जाने के कारण मिट्टी में ज़्यादा जैविक खाद देनी पड़ती है, जिससे फसल की पैदावार वैसी ही बनी रहे। इस प्रकार सिंचाई के खर्च के साथ ही खेती में खाद का खर्च बढ़ जाता है, जिससे किसानों का खर्च बढ़ जाता है और मिट्टी भी खराब हो जाती है। तो आप लोग अब देखिए कि यहाँ पर हरित क्रांति, भारत में जब हरित क्रांति नहीं थी तो कृषि के द्वारा फसल इतनी नहीं हो पाती थी जिससे पूरे भारत के वासियों के लिए वो अनाज जो है भरपूर हो सके। अनाज की कमी हो जाती थी, बाहर से अनाज मंगवाना पड़ता था, जिसके परिणाम स्वरूप हरित क्रांति आई और हरित क्रांति के प्रभाव से यहाँ पर दो समस्याएं उत्पन्न हो गई, पानी की समस्या और मिट्टी के उपजाऊपन में कमी। समस्या वैसे ही बनी रही लेकिन इसमें धीरे धीरे सुधार भी हुआ। तो ये पाठ जो है आज समाप्त होता है।